गुड मॉर्निंग। सम्यक सिविल सर्विसेज के इस मंच पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी संडे के इस पावन दिन पर अपने जीवन को बदलने, उसकी दशा दिशा और रणनीति को तय करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। ये आपके साथ साथ सम्यक का भी सौभाग्य का विषय है। साथियों, मैं डॉक्टर मानव शर्मा आपके साथ सम्यक संस्थान के इस विजन को आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताना चाहता हूं कि पिछले जो कई भर्ती परीक्षाएं हुई हैं आरएस और पीएसआई से संबंधित, उसमें सम्यक संस्थान ने अपनी तरफ से क्वालिटी वाइज जो कंटेंट दिया है, जिस प्रकार का हमारा अध्ययन और अध्यापन का कार्य रहा है, उसके बाद ये निश्चित रूप से आप और हम सभी देख रहे हैं कि संस्थान की दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती गई है। न केवल छात्र संख्या बल्कि परिणामों में भी हमें लगातार दिखाई पड़ती है। संस्थान में तमाम विषय विशेषज्ञों के साथ साथ मोटिवेटर्स, पिछले सिलेक्टर, जितने भी आईएएस आरएएस ऑफिसर्स हैं, उन सबके द्वारा भी हमने आपको बीच बीच में आपसे मुलाकात करवाई है, परिचय करवाया है। संस्थान की रणनीति क्या है, उस पर आदरणीय कौशल भारद्वाज सर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आरएस की तैयारी के लिए क्या खास है। जैसा कि हम सब लोग मानते हैं कि पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सब लोग मानते हैं कि ये बोर्ड चालू करवा देना, इसको स्टार्ट होगा। हम सब लोग मानते हैं कि पढ़ना बेहद जरूरी है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात सही है। लेकिन आरएस की परीक्षा धैर्य की परीक्षा भी है। इतने सारे सब्जेक्ट्स, सभी में कोई पारंगत नहीं होता। हर व्यक्ति तैयारी बहुत पहले से कर रहा होता है, या कुछ जो फ्रेशर्स आते हैं उनके मन में ये भाव चलता है कि मेरा तो इंग्लिश तो बेहद वीक है, हिंदी तो मेरा कभी माध्यम नहीं रहा, मैं किस माध्यम से तैयारी करूं। तैयारी के दौरान भी माध्यम को लेकर समस्याएं तो होती है, लेकिन हमारा जो पिछला बैकग्राउंड होता है, हम किस माहौल में पले बड़े हैं, हमारे जो है आसपास का वातावरण किस तरह का था, स्कूली शिक्षा में हम किस तरह के रहे हैं, उस सब का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप जब तैयारी करने आते हैं और दिनों दिन आप सीखते हैं, तो निश्चित है कि एक समय के बाद आपकी दिशा आपको बताने लगती है कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि यहाँ हमारी कमियां हैं, ये हमें दूर करनी है, और इस सब के लिए धैर्य बेहद जरूरी होता है। एक विद्यार्थी जब आता है ना, तो उसके पीछे आलोचकों की बड़ी टीम लग जाती है। आप यहाँ आए हैं तो आपके भी पीछे कई लोग काम करेंगे। बहुत सारे गांव में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके माता पिता को यही कहेंगे, लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, दूसरे के घर जाएगी। कोई कह देगा ऑनलाइन ही पढ़ लेते, ऑनलाइन से आजकल सब कुछ अच्छा हो जाता है, ऑफलाइन की जरूरत ही क्या थी। कुछ लोग ये कहेंगे कि सेल्फ स्टडी अच्छी चीज है, कोचिंग से सिलेक्शन होता ही नहीं है। ये बात सही है कि कोचिंग कोई भी हो, कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती। अगर कोचिंग से सिलेक्शन होते ना, तो फिर सारा की बैच सेलेक्ट हो जाता। सिलेक्शन आपके जुनून से होता है, आपकी मेहनत से होता है, आपके पसीने से होता है। लेकिन कोचिंग में जो फैकल्टीज हैं, वो आपको जो मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जो रेगुलेटरी प्रदान करती है, उसकी वजह से विद्यार्थी नियमितता की वजह से कोचिंग ज्वाइन करता है। अब उन सब लोगों को हम सुने, उन सब की आलोचनाओं पर हम गौर करें, तो एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि ये सब बंद कर देना चाहिए। अब तक तो हम कुछ और तैयारी करते छोटी बड़ी, तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते। क्योंकि 3 प्रक्रियाओं में आरएस जाएगा, प्रीलिम्स में देखेंगे, मेंस में जुड़ेंगे और उसके बाद में इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां मार्केट में फैला दी जाती है, जिससे हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। मेरा आपसे ये विनम्र आग्रह है, पढ़ने आए हैं तो एक तैयारी पे हमेशा ध्यान रखें, बार बार लक्ष्य नहीं बदलें। जिस काम के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है, सिविल सेवक हमेशा सिविल सेवक ही बनना चाहता है। वो सिविल सर्वेंट के अलावा दूसरी चीजों पे वैसे भी ध्यान नहीं देता। और जो आलोचनाएं करने वाले लोग हैं, उनको जवाब देने का वक्त वो अपनी कलम के साथ जोड़ता है। उसको पता है कि वो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो स्वतः जवाब मिल जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो माहौल बना करके मार्केटिंग के युग में इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं कि विद्यार्थियों को लगता है कि ये चकाचौंध की दुनिया ही सब कुछ है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए किसी संसाधन विशेष की आवश्यकता नहीं है, बस वो अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए।
हम लोगों का क्या मोटिवेशन का लेवल ऊपर का है। थोड़ी देर किसी को सुनेंगे, यूट्यूब पे हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, सुनने के बाद हम तय कर लेते हैं कि कुछ भी अब आज से हम आरएस की तैयारी करेंगे। एक दिन वो माहौल रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है। हम कोशिश करें कि हम अंदर से मोटिवेटेड हों। माता पिता के आंखों में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है उनसे बेहद मोटिवेशन कोई देता नहीं है। मैं साहित्य का व्यक्ति हूं। हिंदी साहित्य में एक बात कही जाती है कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि दर्दे गान नहीं है, पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े ईश्वर हैं वो। उनकी आराधना के लिए, उनकी इबादत के लिए आप 6 महीने 8 महीने का वक्त सिर्फ अपने आप को दीजिए। अगर स्वयं को ये वक्त देते हैं, दूसरे को नहीं सुनते हैं, तो आपकी दिशा स्वतः आपको बता देगी कि आप किस जगह पे जाएंगे। आप आरएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे, आरटीएस बनेंगे, या कोई जो है टैक्स सर्विसेज उधर जाएंगे। आपको सब आइडिया लग जाता है, बशर्ते अपनी आत्मा से बात करने की क्षमता हो। आरएस के विद्यार्थियों के साथ एक समस्या यह भी है, वो स्वयं से बात कम करते हैं, ग्रुप में बातें ज्यादा करते हैं। ग्रुप डिस्कस अच्छी बात है, ग्रुप डिस्कस के माध्यम से आप अपने टॉपिक को अच्छा हल कर सकते हैं, लेकिन खुद से बात करने के लिए 5 मिनट अगर आप निकालें, शाम को सोते समय एक डायरी में अगर आप अपने पूरे दिन का जो कुछ भी घटनाक्रम था उसे 5 मिनट में लिखें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले आने वाला दिन आपका उतना अवेयरनेस में गुजरेगा कि अगला दिन आपका खराब नहीं होगा। तो खुद से बात करने का अगर आपके अंदर हुनर है तो जरूर आप आरएस के योग्य प्रतिभागी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, फिर भी वो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, प्रशासन में बहुत अच्छी वो भूमिका निभा रहे हैं। ये जो वेंचेज हैं ये सामान्य वेंचेज नहीं है। यहां पे 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक हर बार फीस जमा कराते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। एक वो लोग होते हैं जो आते हैं, तय करके आते हैं कि ये अंतिम प्रयास है, और पहला प्रयास ही उनका अंतिम प्रयास भी होता है। पूरी जान झोंकते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर का उनका जो भी समय है उसको निकालते हैं, और उसके बाद में सेलेक्ट होकर के यहां दीवारों पे अपनी फोटो लगवा के चले जाते हैं। काम दोनों ही लोगों ने किया है, लेकिन जो फोटो लगवा के गए हैं उनको पता था कि समय लगेगा, आलोचनाएं नहीं सुनी, दुनिया की बजाय खुद को सुना तो आगे चले गए। हम लोगों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे ही हम दूसरे को सुनते हैं मार्ग बदलते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। अमिताभ बच्चन किसी जमाने में फिल्मी दुनिया में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कि जब भी व्यक्ति बुलंदी पे होता है ना, तो उसको भटकाने वालों की भी बहुत एक बड़ी भीड़ होती है। आप जैसे यहां मान लीजिए आपने सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए आपने अपने आप को एक संस्थान में लगा दिया कि मैं तो बस यहां आप जुड़ गया हूं, तो आपको उसमें भी कुछ कहने वाले लोग आएंगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार है कुछ तो उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो खरीदारों की कमी नहीं है, पत्थर को तोड़ने वालों की कमी नहीं है। चाहते हैं हर कोई पत्थर उठाएं, शीशा तोड़ें, लेकिन मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं कि अगर खुद ही पत्थर है तो उसको कौन तोड़ेगा। अगर खुद ही अपने आप में पत्थर बन गया, किसी को नहीं सुनता, भावना शून्य व्यक्ति हो गया, तो उसको कौन तोड़ेगा। भावना शून्य का मतलब अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से है। मैं आपसे अमिताभ बच्चन की बात कर रहा था। जब फिल्मी कैरियर उनका बुलंदी पे था, तो उस फिल्मी कैरियर की बुलंदी के दौरान आदरणीय कौशल भारद्वाज सर हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन सर। तो अमिताभ बच्चन की उस समय कुछ लोगों ने उन्हें सिखाया बहुत कि इस कैरियर के अलावा और कैरियर भी आप चुनिए। राजनीति में जाने लगे। राजीव गांधी के साथ भी जिस तरह की बॉन्डिंग रही, और आपको पता है कि वो बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा से चुनाव भी हारे थे। राजनीति में और फिल्मी दुनिया में दोनों में संतुलन नहीं होने की वजह से, और बाद में जब अपना स्वयं का प्रोडक्शन हाउस खोला था, तो उसकी वजह से एक समय ऐसा भी आ गया था कि बहुत सारा कर्जा उनके ऊपर था और बहुत सारी हालात से उनको गुजरना पड़ा था। आज हम जिस सदी के महानायक को देखते हैं फिल्मी दुनिया में, वो उस समय कितने स्ट्रगल से गुजर रहा था। मुझे लगता है उसका एक ही कारण था
कि कैरियर में जगह जगह विकल्प तलाश लिए। कैरियर निर्माण में विकल्प ज्यादा नहीं होते हैं। जिस एक काम के लिए जाना होता है उसी काम पर पिल पड़ना होता है, राक्षस की तरह उस पर काम करना होता है। उस समय उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की एक पंक्ति उन्हें लिखकर दी थी और उसमें लिखा था कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी एक रास्ते को अगर हम लगातार चुन लें और उसी पे काम करें तो मंजिल मधुशाला मिल जाती है। तो साथियों, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन किताबों का चयन करना चाहिए, प्रामाणिक पुस्तकें क्या है, एनसीईआरटी की पुस्तकों का कितना योगदान है, इंटरव्यू के लिए आपको किस तरह शुरू से अभी से तैयार होना चाहिए, पढ़ते समय आपकी शैली क्या हो, उत्तर लेखन बेसिक और गंभीर भाव से कैसे लिखे जा सकते हैं, आपकी कॉपी सजी हुई कैसे होगी, किन किताबों को हम पढ़ें, क्या माध्यम आरएस के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है, इन सभी के बारे में आज विशेषज्ञों के द्वारा आपको बेहतरीन मार्गदर्शन दिया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले शुरुआत में, चूंकि ये सरस्वती माँ का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, तो एक बार पहले हम माँ सरस्वती की आराधना पूजा करें और उनकी उपस्थिति में हम इस पावन कार्यक्रम को शुरुआत दें। इस भाव के साथ मैं टीम को आमंत्रित करूंगा कि हम सब लोग एक बार सरस्वती पूजन में अपनी भूमिका निभाएं। जी सर। एक बार आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। मां सरस्वती देहु मात बर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, जब जाए लड़ूं रण में हरि से, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जब भी हम सब परीक्षा हॉल में होते हैं तो मां सरस्वती की असीम कृपा ही हमें वहां पर संतुलित रख पाती है। इसलिए ये पूजा और आराधना का शुभ दिन, कोई भी शुभ काम करने से पहले सरस्वती उपासकों को जरूर विद्या की देवी की पूजा करनी चाहिए और आप सभी इसमें शरीक हैं, शामिल हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्तावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर देवेशदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती बुद्धि प्रदाम शारदा। धन्यवाद आप सभी का। बैठिएगा। हमारी ये परंपरा है कि हम क्लासरूम में भी माँ सरस्वती आशीर्वाद लेते हैं और जब सम्यक में आते हैं तो एक बार जरूर नमन करते हैं, क्योंकि साथियों देवी देवताओं को इग्नोर करना आसान है, उनके बारे में बहुत कुछ बोलना आसान है। धर्म ग्रंथों पर जिस प्रकार से ऊट पटांग बोल करके अपने आप को हिट करने की परंपरा जो वर्तमान में चल रही है, ये सब कुछ आसान है, लेकिन ये बात सही है कि जिस सामाजिक मूल्य के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो पारिवारिक संस्कार हमारे हैं, जो संस्कृति हमारी है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हम सब लोग संस्कृति के वाहक लोग हैं। प्रवृत्ति का परिष्कार और विकृति का बहिष्कार करें, अच्छी चीजों को आगे लेके जाएं और बुरी चीजों को निकालें, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा दायित्व भी है। क्योंकि आप सब युवा हैं और युवाओं को इस समय सबसे ज्यादा अगर आरएस की तैयारी के लिए जिन्हें सुना जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि मुझे आदरणीय सर को मंच पर बुलाना है, आज सोच रहा हूं खिताब क्या भेजूं, आप जैसे लोगों को सम्मान क्या भेजूं, कोई फूल हो दुनिया में मुझे तो मालूम नहीं, पर जो खुद गुलाब हो उन्हें गुलाब क्या भेजूं। आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच आदरणीय कौशल भारद्वाज सर को आमंत्रित करता हूं मंच पर। स्वागत, अभिनंदन।